नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। महुआ मैत्रा का केस अगर आप एक करप्शन का केस मानकर चल रहे हैं तो आप इस देश के खतरे को कम करके आंक रहे हैं। अगर आप इसे भ्रष्टाचार और अनैतिकता का मामला मान रहे हैं तो आप इसे देश का खतरा, एक छोटा खतरा मान रहे हैं और आप इस देश के जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं, नेता हैं, उनके ट्रैप में फंस रहे हैं। महुआ मैत्रा के केस का कुछ और मतलब है और वो मतलब है इस देश में कॉरपोरेट और पॉलिटिशियंस के बीच में नेक्सस का मामला। ये मामला इस देश के नेताओं और उद्योगपतियों के बीच साठगांठ का मामला है, न कि किसी एक सांसद के भ्रष्ट हो जाने का मामला। आज हम इस देश की इस सबसे बड़ी समस्या, आज की तारीख में इस देश की इससे बड़ी कोई समस्या नहीं है, उस समस्या पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पॉलिटिशियन और कॉरपोरेट नेक्सस है ये कितना हमारे सर पर चढ़ चुका है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। महुआ मैत्रा पर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की जो गंभीरता है वो गंभीरता ये नहीं है कि कोई एक हीरानंदानी है, उसके स्टाफ को उन्होंने अपना लॉगिन दे दिया था और वहाँ से वो खबरें ले लेती थी और वहाँ से वो सवाल ले लेती थी, उनको संसद में पूछ लेती थी। अगर सिर्फ इतना होता तो ये फेयर था, जो मैंने कल आपको कहा। लेकिन मामला इतना फेयर नहीं है। उन पर आरोप ये लगा है कि वो हीरानंदानी से, दर्शन हीरानंदानी से अक्सर गिफ्ट ले लिया करते थे, महंगे गिफ्ट ले लिया करते थे और उस गिफ्ट के बदले में, और अब तो जो है उसको कैश के बदले सवाल टाइप का कुछ बना के कैश फॉर क्वेरी चला रहा है हमारा मीडिया, हिंदुस्तान का गोदी मीडिया, और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये पैसे खा के सवाल पूछने का मामला है ताकि आप इस भ्रष्टाचार में उलझ जाएं और इस देश में नेता लोग कॉरपोरेट से कैसी दोस्ती रखते हैं और उनके लिए नीतियां किस तरह बनाती हैं, इसको आप भूल जाएं। क्या आपको नहीं लगता कि दो कॉरपोरेट के बीच की लड़ाई, दर्शन हीरानंदानी और अडानी ग्रुप के बीच की लड़ाई में एक बड़े सिपाही के हाथों छोटा सिपाही मारा गया, एक मजबूत सिपाही के हाथों कमज़ोर सिपाही मारा गया? तो महुआ मैत्रा पर आरोप लगा है कि वो सवाल पूछा करती थी जो उनको दर्शन हीरानंदानी से मिला करते थे। दूसरा आरोप लगा है कि बहुत सारे गिफ्ट वो दर्शन हीरानंदानी से ले लिया करती थी, महंगे महंगे गिफ्ट लेती थी, इस तरह के आरोप लगे और उसी के आधार पर इसको भ्रष्टाचार का मामला दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या इस देश में कॉरपोरेट से गिफ्ट लेने का सिलसिला महुआ मैत्रा से शुरू हुआ है? क्या कॉरपोरेट के साथ नज़दीकियाँ रखना, भाई अगर इस देश में जब फूलन देवी जीत कर आती है तो इस देश का जो एलीट है, उच्च वर्ग है, वो तिलमिला जाता है। इस देश के अमीरों को बड़ा बुरा लगता है कि भाई फूलन देवी ये गरीब गुरबा कैसे सदन में आ गई। अनपढ़ लोगों को संसद में नहीं आना चाहिए, इस बात की वकालत भी बहुत सारे लोग करते हैं। 70% लोग, 80 करोड़ लोग इस देश में सरकार के मुफ्त के अनाज के भरोसे हैं और ये जो गोल बिल्डिंग से तिकोनी बिल्डिंग बन गई है इस देश की संसद, उस संसद के अंदर इन 70% लोगों के हित के सवाल पूछने के लिए इनके, जो भारत में बहुमत के लोग हैं, इनके प्रतिनिधि नहीं हैं। इंग्लिश स्पीकिंग शशि थरूर से लेके महुआ मैत्रा, निशिकांत दुबे से लेके बाकी लोग भरे हुए हैं। इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगता है कि वो एक बहुत बड़े कॉरपोरेट का दोस्त है। इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर एक विधानसभा में कहा जाता है कि वो किसी और को मुखौटा बनाकर, एक उद्योगपति को मुखौटा बनाकर अपना कारोबार करता है। अडानी की कंपनियों का असली मालिक इस देश का प्रधानमंत्री है। ये आरोप इस देश में लग रहे हैं। तो बात इस देश के इस कॉरपोरेट नेक्सस को अगर आप समझें तो आपको ये दिखाई देगा कि क्या इस देश में जो रिप्रेजेंटेशन है इस देश के आम आदमी का, वो है। पढ़ाई लिखाई इस देश में नहीं है और आप ये ऐलान कर देना चाहते हैं कि बगैर पढ़े लिखे लोगों को संसद जाने का अधिकार नहीं है। अक्सर फैशनेबल 10-20 जिनको देहले भर, मैं कहूँगा बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, देहले भर ना तो पॉलिटिक्स की तमीज़ है, ना देश के समाज की तमीज़ है, ना देश के इतिहास की तमीज़ है,
इधर उधर से व्हाट्सएप पे सुनी हुई बातों में पूरे दिन ज्ञान पेलने वाले लोग कहते हैं कि इस देश के बहुमत मालिकों को इस देश पे राज करने का अधिकार नहीं। उनको चाहिए एलीट क्लास, बड़े लोग। और ये एलीट क्लास किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ये एलीट क्लास प्रतिनिधित्व करते हैं इस देश में टाटाओं का, बिरलों का, अडानियों का, अंबानियों का, छोटा अंबानी, बड़ा अंबानी। और इस देश का पूरा सिस्टम उनकी गोद में खेल रहा है। इस देश की एक एक नीति उनके लिए बनती है, इसलिए लोगों को खैरात के टुकड़े, मुफ्त अनाज पर जीना पड़ता है। और उसे भी जो सब कुछ इन लोगों के लिए लुटा देने वाले हैं वो कहते हैं रेवड़ी। रेवड़ी कह रहे हैं जो हकदार है उसको हक देने के बजाय आपके मकान पे कोई कब्जा कर ले और फिर आपके सामने रोटी फेंक दे, खाना खाओ और पार्टी करे आपके घर में बैठ के आप ही की चीज़ों पे, और आपको बोले कि ये 2 रोटियां जो हैं ये क्यों दे रहे हो, तो रेवड़ी। यही हो रहा है। ये सच्ची कहानी इस देश की रही है। अच्छा, अब आया महुआ मोइत्रा ने साहब गिफ्ट लिया। इस देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में एक सूट पहनकर घूम रहे थे, जिसमें सूट पहने, आज कोट पहना, उसमें कोट में अलग अलग जगहों पर ये जो लाइनें दिख रही हैं उनमें उनका नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम बुनाई में लिखा हुआ था सूट की। बाद में पता चला कि ये 10 लाख रुपए का सूट है। भाई प्रधानमंत्री हैं, कमाते हैं, मन हुआ होगा, खरीद लिया होगा। लेकिन उसके बाद उससे भी भद्दी बात पता चली कि इस देश का प्रधानमंत्री जो इस देश की नीतियां बनाता है उसको किसी की मुफ्त में चाय भी नहीं पीनी चाहिए। उसने ये 10 लाख रुपए का सूट गिफ्ट लिया था। क्या भारत का प्रधानमंत्री व्यक्तिगत इस्तेमाल की चीजों पर महंगे महंगे गिफ्ट ले सकता है? और अगर प्रधानमंत्री सूट गिफ्ट ले सकता है तो महुआ मोइत्रा क्यों नहीं ले सकती? उसी गुनाहों को लेकर प्रधानमंत्री हीरो हैं और उसी को लेकर महुआ मोइत्रा संसद से बाहर फेंक दी जाती हैं। संसद से बाहर महुआ मोइत्रा सिर्फ इसलिए नहीं फेंकी गई हैं, इसलिए फेंकी गई हैं कि उस पूरे जो दिल्ली का जो एलीट कॉरपोरेट लुटियन जगत है, जो दुनिया है, नेक्सस है, जो नेटवर्क है, उसमें वो बाहर की लड़की है, बहुत पढ़ी लिखी है, विदेशों में वो भी पढ़ी है, वो भी मर्चेंट बैंकर है, दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंस फर्म में उसने काम किया है। लेकिन उसके बावजूद वो जो रैकेट है ना, जिसमें बहुत सारे आप देखते होंगे क्रिकेट में भी चेहरा किसी की सरकार आ जाए चमकता रहता है, क्यों? क्योंकि उसकी नेटवर्किंग है। महुआ मोइत्रा के पास दिल्ली के सत्ता के गलियारों की नेटवर्किंग नहीं है, इसलिए इस पूरे मामले को वो मैनेज नहीं कर पाई। वरना इस देश के प्रधानमंत्री को और गुजरात के मुख्यमंत्री को एक उद्योगपति के हवाई जहाज़ों में घूमते हुए हम लोग सालों से देख रहे हैं। उसकी फ़ोटो आती हैं और वो सारी चीज़ें आती हैं। अब आप कहेंगे गिफ्ट ले लिया तो क्या हो गया? महुआ मोइत्रा ने तो उठाकर सवाल के लिए अपना लॉगिन दे दिया था, उसे तो सज़ा मिलनी चाहिए। महुआ मोइत्रा ने तो अपना लॉगिन दिया था जिसके ज़रिए महुआ मोइत्रा के बिहाफ पे वो कुछ चीज़ें डाल सकते थे मैसेज के तौर पे, महुआ मोइत्रा से OTP लेकर। लेकिन एक किस्सा सुनाता हूँ। कुछ समय पहले की बात है, श्रीलंका में एक जांच चल रही है। वहाँ की एक संसदीय समिति एक जांच कर रही है, उसमें कुछ सौदों में गड़बड़ी दिखाई देती है। जांच के लिए जो सीलोन इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन है, जैसे हमारे यहाँ बिजली बोर्ड होता है, उसका जो चेयरमैन है वहाँ का पूरे देश का एक ही है, उसको संसदीय समिति बुलाती है और संसदीय समिति के सामने पूछताछ हो रही होती है। और वो जो चेयरमैन है, वो चेयरमैन अपने टेस्टिमोनियल में, अपने बयान में कहता है कि ये जो अडानी की कंपनी को मैंने ठेका दिया है, अडानी की एक कंपनी को वहाँ पे विंड पावर का ठेका मिला था और उसी ठेके को लेकर पूछताछ चल रही थी, तो ये ठेका दिया है ये मैंने राष्ट्रपति के कहने पर दिया है। और उसने कहा कि राष्ट्रपति का कहना यह था कि उनके ऊपर पड़ोस के प्रधानमंत्री मोदी का दबाव था, मोदी उसके पीछे पड़े हुए थे कि अडानी को ठेका दे दो, ठेका दे दो, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि इसको ठेका दे दो, इसलिए मैंने इनको ठेका दे दिया। ये क्वालिफाई नहीं करते हैं इस ठेके के लिए। ये रिकॉर्ड पे, श्रीलंका की संसद में रिकॉर्ड पे है। वो आदमी, इसके बाद इतना दबाव पड़ा उसके ऊपर कि वो बेचारा मुकर गया। मुकरने के बाद में फिर उसने कहा, मैंने कहा सही था साहब,
इस मामले को एक तरफ रख दीजिए। 96 में प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी बांग्लादेश की यात्रा पे जाते हैं। ये भी पूरी दुनिया में मीडिया में प्रकाशित हुआ है। बांग्लादेश की यात्रा पर जाते हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिलते हैं। लंबे समय से एक विवाद चला आ रहा था सीमा का। उस विवाद में भारत कुछ ज़मीनों पे अपना हक जता रहा था और बांग्लादेश कुछ ज़मीनों पे अपना हक जता रहा था। और वो सुलझ इसलिए नहीं रहा था क्योंकि वो कुछ ऐसा ऑफ़र दे रहा था जो भारत के लिए ठीक नहीं था। 2016 में मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं, समझौता होता है और समझौते में एक बड़ा डिसबैलेंस होता है। थोड़ी सी ज़मीनें हम बांग्लादेश से लेकर बहुत सारे सेक्टर्स अपने बांग्लादेश को दे देते हैं। और उसी यात्रा में मोदी जी के साथ अडानी जाते हैं और अडानी जाते हैं तो वहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के तहत भारत में एक बिजली घर लगाया जाना है बांग्लादेश की सीमा पर, झारखंड के गोड्डा में। और गोड्डा वो जगह है जहाँ से सांसद हैं निशिकांत दुबे, जिन्होंने महुआ मोइत्रा को पूरे केस में लपेटा है। और उस गोड्डा में जो पावर प्लांट लगेगा उसकी 100% बिजली गोड्डा वालों को नहीं मिलेगी, वो भेज दी जाएगी बाहर। वहाँ के स्थानीय लोगों ने पर्यावरण के मसले उठाए, वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया, फैक्ट्री को लेकर दबा दिया गया। और यहाँ तक कि किसी एक प्लांट के लिए ही उस इलाके को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया गया, जबकि नियम यह है कि बहुत सारी उद्योग हों तभी आप कर सकते हैं। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित करने से बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है बिजली बनाने पे, या जो भी आप धंधा कर रहे हो टैक्स पे छूट मिलती है। यानी पहले बांग्लादेश में ले जाकर उनको ठेका दिलाया, ठेका दिलाने के बाद उनको टैक्स पर छूट मिली। और छूट मिलने के बाद जब अडानी का पूरा कांड अभी खुला है तो बांग्लादेश ने कहा कि भाई साहब वो हम आपसे इतनी महंगी बिजली नहीं ले पाएंगे। इसलिए नहीं ले पाएंगे कि बांग्लादेश खुद अपनी ज़रूरत से 20% ज़्यादा बिजली पैदा कर रहा है और अडानी की बिजली, जो बिजली वहाँ पर उनको अपने यहाँ पर मिल रही है उससे कहीं ज़्यादा बिजली खरीदनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ की प्रधानमंत्री ने मजबूरी में आकर एक सौदा कर लिया है। और भारत को नुकसान यह है कि बिजली भारत में बनेगी, प्रदूषण भारत में होगा, ज़मीन भारत की ली जाएगी, टैक्स में छूट भारत से मिलेगी और महंगी बिजली मिलेगी बांग्लादेश को। तो ऑस्ट्रेलिया के मामले में चले जाइए। ऑस्ट्रेलिया की कोयले की खदानों का जो मामला था, उस मामले में पहली मुलाकात हुई है नए प्रधानमंत्री बनते ही अडानी साहब के लिए एडवोकेसी की गई। अडानी साहब को पर्यावरण के चैलेंजेस होने के कारण बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ रहा था ऑस्ट्रेलिया में। उसको कोई लोन नहीं दे रहा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन सैंक्शन कर दिया। जेटली साहब वित्त मंत्री थे। उसके बाद और दबाव बढ़ा तो इस एसबीआई को वो कदम वापस लेना पड़ा। ये सब रिकॉर्ड पे है। और अगर आप इन उदाहरणों को इस उदाहरण के तौर पे देख रहे हैं कि किसी नेता के खिलाफ मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, उसके करप्शन की जानकारी दे रहा हूँ, तो ये उससे बड़ी समस्या है। फिर कह रहा हूँ, महुआ मोइत्रा के मामले में भी कह रहा हूँ, ये समस्या है इस देश की नीतियों में कॉरपोरेट की दखल की समस्या। देश के नेताओं के बड़े बड़े अमीरों और पूंजीपतियों के साथ दोस्ताने की समस्या, इस देश की नीतियां अमीरों के लिए बनाने की समस्या और इस देश के आम आदमी को नज़रअंदाज करने की समस्या। सिर्फ वोट लेने के लिए आम आदमी को याद करो। वोट खरीदने के लिए, दारू बांटने के लिए पैसे चाहिए, ब्लैक और वाइट दोनों में ये अमीर लोग देने को तैयार हैं। कल वो झारखंड का सांसद देखिए, 200 कुछ करोड़ रुपए लेके बैठा था, शराब का कारोबारी। उसके पैसे जाहिर बात है ना इन चुनावों में ही काम आते होंगे ना, काला धन। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या, और यही समस्या है जो एक डूबा हुआ बिजनेसमैन जो कुछ नहीं कर सकता, जिसने टेलीकॉम कंपनी डुबो दी, जो पावर सेक्टर में फेल होने गया, उस आदमी को हवाई जहाज का हाँ नहीं आता था और उसको राफेल के मेंटेनेंस का ठेका दे दिया गया ताकि थोड़ा सा आर्थिक सपोर्ट दिया जा सके। ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ये हरि कथा अनंता चलती जाएगी। याद कीजिए कोयला घोटाला, इसे पिछली सरकार ने अंधाधुंध कोल ब्लॉक मुफ्त में दे दिए थे। मुफ्त में कोयले के ब्लॉक दे दिए कि निकालो और बिजली बनाओ, इस्तेमाल करो। उस पर ऑडिट हुआ, उस पर आरोप लगे, घोटाला कहा गया। चूंकि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी
तो वो ये मामले को ज़्यादा अच्छी तरह से तूल दे लेती है। उसने इस मामले को उठा लिया और कोल ब्लॉक वापस हुए। 2G घोटाले में भी इसी तरह के आरोप लगे थे। ये अलग बात है कि जिसने आरोप लगाए वो उससे 1 रुपया ज़्यादा में भी उसको नहीं बेच पाया। खैर, साथ साथ मारन ब्रदर्स का घोटाला आप मानिए, CBI की जांच चल रही है उनके खिलाफ। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं उनका रियल एस्टेट का कारोबार था, बेनामी टाइप का, और वो अब लीगल इश्यूज फेस कर रहे हैं। चला आ रहा उनका भी। 2G में A राजा, कनिमोझी सब कांग्रेस के टाइम में गए थे, इनको किसी और ने नहीं किया था। इसके साथ साथ जनार्दन रेड्डी, पहले वो मिनिस्टर थे टूरिज्म के, आप सोचिए, और उसके बाद माइनिंग कंपनी, आजकल वो जेल में हैं। रेड्डी ब्रदर्स बहुत सारे करप्ट बिजनेस और पॉलिटिक नेक्सस के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ साथ आप चले जाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं। लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद का कहना था कि जुडिशरी को चाहिए कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसको समझे। इन सारे उदाहरण को अगर आप देख लें, उदाहरण अनंत हैं, कितने बताऊं। जिंदल को कोल ब्लॉक मिला था क्योंकि जिंदल कांग्रेस का सांसद था। बीजेपी की सरकार आ गई तो जिंदल की मुसीबत बढ़ती शुरू हो गई। ये हम लगातार देखते आ रहे हैं। तो बात यह है कि ये जो कॉरपोरेट का पूरा इतना आंख बंद करके साम्राज्य है और हर जगह हर डील में दिखाई देता है, और सिर्फ सरकार और पॉलिटिशियंस को ही वो मुट्ठी में नहीं रखता, वो मुट्ठी में रखता है इस देश के मीडिया को। नेटवर्क 18 अंबानी मालिक है। किसने बनाया था? पहले राघव बेल ने खरीद लिया उन्होंने। क्विंट अंबानी मालिक हो गए, राघव बेल का था। NDTV सबको कहानी पता है कैसे अडानी का हुआ। आज तक उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट बिरलाज का है, अलग अलग अंबानीज का है, अलग अलग जगहों पे सारे मीडिया हाउसेस में अमीरों के इन्वेस्टमेंट हैं, और वो अमीर नेताओं को अपने हाथ में रखते हैं और वो जो पॉलिसी बनवानी होती है वो बनवा लेते हैं। रेलवे का कल एक आंकड़ा जारी कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया कि 8 गुना कर दिया है रेलवे का। जो 2014 में रेलवे का बजट था वो 8 गुना बजट हो गया है। वो अपनी तारीफ में कह रहे थे। लेकिन ये 8 गुना बजट इसलिए किया गया क्योंकि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग बनाया जाए, रेलवे का टिकट बढ़ाया जाए ताकि वो अच्छी तरह से मुनाफा कमाने लग जाए, और ये पूरा खर्चा करने के बाद जब रेलवे बहुत कीमती प्रॉपर्टी हो जाएगी तो उसको बेच दिया जाए। हिंदुस्तान में एयर इंडिया बिक गया, इंडियन एयरलाइंस बिक गया। कब से बेचने की प्रक्रिया चल रही है? नरसिंह राव के ज़माने से इसको बेचा जा रहा है। पहले माधवराव सिंधिया को काम पर लगाया गया, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हो नहीं सका, छोड़ के चले गए। दुर्घटना तो बहाना थी। तो ये लगातार होता है। तो बात ये है कि ये जो कॉरपोरेट और इसकी नेक्सस है पॉलिटिक्स की, यही एक बड़ी समस्या है जो महुआ मोइत्रा के मामले में भी सामने आती है। भाई, महुआ मोइत्रा को एक कॉरपोरेट का नेक्सस था सरकार का, उसके कारण घसीट दिया गया, ठिकाने लगा दिया गया, और इसलिए लगा दिया गया कि उसका दूसरे कॉरपोरेट के साथ नेक्सस था। तो इस देश में जो हमारी एक आम आज़ादी है, आम आदमी की आज़ादी, उसकी हम कैसे उम्मीद करें? कांग्रेस पार्टी आ जाएगी, हो सकता है कि आपको सांप्रदायिकता से छुटकारा मिल जाए, ये रोज़ रोज़ के तनाव दंगों से छुटकारा मिल जाए, लेकिन राज तो कॉरपोरेट का ही होगा ना। कांग्रेस के राज में चाहे चिदम्बरम हो, चाहे वो आप बहुत सारे हैं, वो जो उड्डयन मंत्री होते थे, ये इसके अलावा आप ये विजय माल्या का उदाहरण देखिए, जो सुब्रमण्यम स्वामी दुनिया को सिखाते हैं, करप्शन के बारे में ज्ञान देते हैं, उसको संसद का सदस्य विजय माल्या को इन्हीं की जनता पार्टी ने बनाया था। और संसद का सदस्य बनने के बाद वो संसद में उन कमेटियों में रहता था, उन कमेटियों में जो संसद की अलग अलग जो होती है ना, स्थायी समिति, जो किसी भी बिल को, दरअसल जब बिल जब आता है तो बिल को आप देते हो पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, वो वहाँ उसकी इवैल्यूएशन होता है, वहाँ एक्सपर्ट बैठते हैं। एक्सपर्ट मतलब सांसद उससे जुड़े हुए बैठते हैं, चर्चा करते हैं, उसके बाद वो पटल पे आता है कि ऐसा ना हो कि बिल आ जाए उस पर पूरा देखभाल ना हो। अब बिल है तो सभी पार्टियों को करना चाहिए, तो वहाँ कमेटियों में सब पार्टी के रोक रखे जाते हैं, वहाँ पर उसकी पहले छानबीन हो जाती है, उसके बाद सदन में बिल आता है, ताकि कोई बिल अनदेखा ना चला जाए। व्यवस्था अच्छी बनाई गई है। अब उन कमेटियों में ये उद्योगपति घुस जाते हैं,
विजय माल्या उन्हीं कमेटियों में घुस गए थे जो एविएशन से जुड़ी हुई थी, खुद एविएशन के धंधे में उद्योगपति घुस गया है, संसद में नीतियां बन रही हैं, उसमें उसका दखल है। इस तरह का पूरा ये देश में पूंजीवादी शिकंजा इस देश के सिस्टम पे, इस देश के मीडिया पे, इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज पे चंदा देके उनको गुलाम बना के रखा हुआ है। और चंदा दूं किसी को पता भी ना चले, इसलिए गुप्त चंदे का कानून बन गया, इलेक्शन बॉन्ड। संसद के अंदर मैंने आपको बताया किस तरह से स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर लोग घुस जाते हैं और नीतियों को अपने हिसाब से टेम्पर करवाते हैं। इसके साथ में कोई अमेरिका परस्त है, कोई चीन परस्त है, कोई कहीं की परस्ती लिए हुए है। तो ये बताइए कि ये देश में हमारे जो लोकतंत्र है, मैं माफ़ी चाहूँगा सबसे, मैं बहुत सम्मान है मुझे मेरे मन में लोकतंत्र के लिए, और वो बहुत ज़रूरी भी है इस देश के लिए, और जितना भी बचा हुआ है। क्या ये लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव के टाइम पर वोट जुगाड़ लेना और फिर जिनकी मदद से, अब चूंकि चुनाव इतना, मैंने कल भी आपको कहा था महुआ वाले में कि जब इतना ज़्यादा धन पे आधारित चुनाव हो गया है, बगैर पैसे के, बगैर रुपए बांटे, बगैर करप्शन किए, ये 200-200, 250-250 करोड़ रुपए जो निकल रहे हैं, तो पता नहीं कितने सैकड़ों लोग होंगे ऐसे। इसके बगैर अगर चुनाव नहीं होगा इस देश में, तो फिर कब्जा किसका होगा? जिसके पास धन है उसका देश पे कब्जा होगा। आप कह लो हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमारी आबादी इतनी है, आप कुछ भी बोल लो, आपकी शिक्षा अमीरों के हाथ में जा चुकी है, अब आपको शिक्षा नहीं मिल सकती। अच्छी शिक्षा चाहिए तो अमीर होना पड़ेगा, या कम से कम बहुत पैसे होने चाहिए जिसको पाकर अमीर खुश हो जाए। सेहत अमीरों के पास जा चुकी है, सरकारी अस्पतालों के से सारा का सारा स्वास्थ्य का सेटअप करीब करीब छिन चुका है। वो बेचारा वहाँ जाता है, आदमी किसी तरह से इलाज मिलता है, किस्मत ही तो बच गया, नहीं तो नहीं। डॉक्टर अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको भी तो संसाधन चाहिए, दवाएं चाहिए, अस्पताल में इक्विपमेंट चाहिए। ख़त्म। स्कूल, सरकारी स्कूलों का हाल देख लीजिए। हाल सरकारी स्कूलों का इसलिए ख़राब नहीं है कि सरकारी स्कूल के कर्मचारी काम नहीं करते, उनको बदनाम किया जाता है। इसलिए ख़राब है क्योंकि सरकारी स्कूलों को संसाधन देकर सरकार ऐसी नीतियाँ बना रही है कि अमीर और प्राइवेट स्कूल जो हैं उनकी पौवारा हो जाए। तो इस देश में जिन जिन के पास पैसे हैं वो सब अमीर स्कूलों को दे रहे हैं। अब ये उत्तर कोरिया के पास में एक एपिसोड बना रहा हूँ कि वहाँ सरकारी हैं सारे स्कूल अस्पताल, वहाँ क्या मिलता है उसकी जानकारी निकाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल है, बहुत ओपेक सोसाइटी है वहाँ की। वो डरते हैं कि अमेरिका वगैरह के लोग अगर वहाँ मीडिया घुसेगा तो वहाँ गड़बड़ कर देगा, ये सब जगह करते रहते हैं, और वहाँ की सरकार का जो सिस्टम है वो इनको पसंद नहीं आता है। तो मैं पता लगा रहा हूँ, मुझे हो सकता है 2-4 दिन में आपको दे दूँ। तो इन सारी चीज़ों के बीच में गरीब के हाथ से तो सब कुछ छिन गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपकी रोटी रोज़ी, मकान। और अब आप देख रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कई बार वीडियोज़ में कि अमीर लोगों की अफोर्डेबिलिटी वाली चीज़ें जो है वो ज़्यादा बिक रही हैं। गरीबों के पास पैसे ही नहीं है, उसके काम की चीज़ें ही नहीं बिक रही हैं। साइकिल नहीं बिक रही है, महंगी वाली साइकिल बिक रही है, मोटरसाइकिल नहीं बिक रही है, महंगी वाली मोटरसाइकिल बिक रही है, कार काम चलाऊ नहीं बिक रही है, 10 लाख से ऊपर वाली बिक रही है, मकान सस्ता वाला नहीं बिक रहा है, महंगा वाला दबा के बिक रहा है, क्योंकि सारा पैसा अमीरों के पास जाता जा रहा है। वो पूरे देश का पैसा बटोरे हुए हैं, फिर उनके जो मैनेजर जो उनके बड़े लोग होते हैं, जो उनकी लूट में उनके सहयोगी हैं, उनके पास पैसे हैं। तो ये आज सोचने का विषय है कि इस देश के लोकतंत्र को सही मायने में एक ऐसा लोकतंत्र कैसे बनाया जाए जिसमें सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, और उससे भी ऊपर सबसे ज़्यादा अलग अलग आर्थिक और शैक्षिक तबके के जो लोग हैं, भले ही कम पढ़ा लिखा है भैया, भले ही उसको अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती, हिंदी भी बहुत नफासत से नहीं बोल पाता है, कपड़े लत्ते भी पहनने नहीं आते हैं, लेकिन देश तो उसका है ना, तो उसकी चलनी चाहिए और उसके लिए नीतियाँ बननी चाहिए। नीतियाँ तो बनती हैं लेकिन उसके लिए नहीं बनती, उससे वोट लेने के लिए बनती हैं। उम्मीद करता हूं कि महुआ मोइत्रा के बहाने जो जानकारियां मैंने आपको दी हैं वो जानकारियां आपको पॉलिटिकल नहीं लगी होंगी। उनमें आप किसी एक पार्टी को मत देखिए, करप्शन को मत देखिए। ये इससे बड़ी समस्या है, इस देश पर कॉरपोरेट के कब्जे की समस्या है, और वो मजबूत लगातार होता जा रहा है। जब इस देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठें कि वो कॉरपोरेट के इशारे पर काम करते हैं, कॉरपोरेट को ठेके दिलवाते हैं। अभी आपको कहीं ठेका लेना हो और ठेका दिलाने के लिए जो आदमी आपको सरकारी दफ्तर में लेके जाएगा, उसके लिए आपके मन में क्या सम्मान बनेगा?
और प्रधानमंत्री पर इस तरह के आरोप लगते रहें। तो ये सारी चीज़ें एक सोचने का विषय है, मैटर ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय है। आप किसी भी पार्टी के हों, ये समस्या आपको प्रभावित कर रही है। आपसे आपका देश छीना जा रहा है और उन लोगों को दिया जा रहा है जो इस देश के उससे ज़्यादा हकदार नहीं जितने कि आप हैं। आप बहुमत में हैं, नीतियाँ उनके लिए बन रही हैं और यही सोचने का विषय है। सोचिएगा। नमस्कार, जय हिंद।